बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस वीडियो इज़ अबाउट टैक्स क्रेडिट्स। और टैक्स क्रेडिट्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले लेते हैं। इंट्रोडक्शन से मेरी मुराद ये है कि हम पहले ज़रा ये समझते हैं कि टैक्स क्रेडिट्स की प्लेसमेंट कहाँ पे है हमारी टैक्स कैलकुलेशन में। सो टैक्स क्रेडिट्स जो हैं वो जिस वक्त हम इनकम के कैलकुलेशन बना चुके होते हैं, टैक्सेबल इनकम हम वर्कआउट कर चुके होते हैं, तो फिर उसके बाद हम इनकम के ऊपर रेट लगाते हैं फर्स्ट कैजुअल से सैलरीड नॉन सैलरीड पर्सन का, या एओपी का अगर सिनेरियो है तो वो वाला। टैक्स इम्पोज्ड या टैक्स चार्जेबल जब कैलकुलेट कर लिया जाता है तो उसके बाद हम टैक्स क्रेडिट्स माइनस करते हैं। सो टैक्स क्रेडिट्स माइनस करने के बाद एक्चुअली वो अमाउंट आती है जो एक्चुअली आपने अमाउंट पे करनी होती है एफबीआर को टैक्स पेएबल की। और अगर आपका विद होल्डिंग टैक्स ऑलरेडी उससे ज़्यादा है तो आप रिफंड ले लेते हैं, और अगर कम है तो बाकी आप बैलेंस जमा करवा देते हैं। सो टैक्स क्रेडिट्स एक्चुअली टैक्स की पेमेंट नहीं होती। अ, ये कुछ डिस्काउंट्स हैं जो आपको टैक्स की अमाउंट में दे दिए जाते हैं। Tax payable by a taxpayer shall be reduced by the amount of tax credits allowed to the taxpayer. Tax credits allowed to the taxpayer will be categorized under following. So तीन तरह के टैक्स क्रेडिट्स हैं हमारे पास। अब इसमें थोड़ी सी एक कंफ्यूजन जो आ सकती है वो ये कि ये जो आखिरी वाला टैक्स क्रेडिट है ये कौन सा है। टैक्स क्रेडिट्स फॉर एडवांस टैक्स एंड टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सिर्फ ये जो सी है ये एक ऐसे टैक्स का टैक्स क्रेडिट है जो आपने ऑलरेडी टैक्स अदा किया हुआ होता है एफबीआर को। यानी कि जो सी है ये यहाँ पर आता है, और जो ए और बी है वो उसकी जो प्लेसमेंट है हमारी कैलकुलेशन में वो यहाँ पे है। सो ए और बी जो है वो क्या क्या है वो ये ऊपर लिखे हुए हैं, फॉरेन टैक्स क्रेडिट, और सेकंड वन इज टैक्स क्रेडिट्स अंडर पार्ट 10 चैप्टर 3। फॉरेन टैक्स क्रेडिट्स एक्चुअली आप जो पाकिस्तान से बाहर कोई टैक्स अदा कर देते हैं, कोई आपकी अगर फॉरेन सोर्स इनकम है उस पर आपने कोई टैक्स अदा किया हुआ है तो उसका आपको फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिलता है। और जो टैक्स क्रेडिट इन पार्ट 10 चैप्टर 3 है इसके अंदर बहुत सारे आइटम्स हैं जिनकी एक लिस्ट मौजूद है पार्ट 10 चैप्टर 3 में। सो ये हम सारे के सारे टैक्स क्रेडिट्स अलग वीडियो में कवर करेंगे। अभी हमें सिर्फ ये पहली चीज़ समझ होनी चाहिए कि टैक्स क्रेडिट्स जो हैं वो तीन तरह के हैं। जो तीसरा है सी वो एंड पे माइनस होगा, यानी कि विद होल्डिंग टैक्सेस और एडवांस टैक्स। और ये जो दो हैं ये एक्चुअली आपने एफबीआर को टैक्स अदा नहीं किया, फॉरेन टैक्स क्रेडिट आपने पाकिस्तान से बाहर को टैक्स दिया है जिसका आपको पाकिस्तान में फिर टैक्स क्रेडिट मिल जाता है। और टैक्स क्रेडिट अंडर पार्ट 10 चैप्टर 3 ये भी कोई टैक्स की पेमेंट नहीं होती। ये आपके कुछ ऐसे खर्चे होते हैं या आपके आउटफ्लोज होते हैं जिसको टैक्स लॉ इनकरेज करना चाहता है तो वो उसके टैक्स क्रेडिट आपको अलाउ कर देता है। वेयर मोर देन वन टैक्स क्रेडिट्स आर अलाउड टू अ टैक्स पेयर। सो अगर एक से ज़्यादा टैक्स क्रेडिट्स हों टैक्स पेयर के पास तो फिर क्या होगा, देन टैक्स क्रेडिट शैल बी अप्लाइड इन अबव मेंशन्ड ऑर्डर। सो तरतीब यही फॉलो करेंगे आप कि अगर फॉरेन टैक्स क्रेडिट और ये वाले टैक्स क्रेडिट्स हैं तो पहले ये वाले माइनस होंगे उसके बाद ये वाले, और सबसे आखिर में ये जो विद होल्डिंग टैक्स और एडवांस टैक्स है ये वाला टैक्स क्रेडिट माइनस होगा। क्रेडिट्स हैं एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फॉरेन टैक्स क्रेडिट्स। पहले तरह थोड़ा सा इसको वाइट बोर्ड के ऊपर अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हम किस चीज़ को अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। सो वी आर एक्चुअली गोइंग टू टॉक अबाउट अ सिचुएशन जहाँ पे आपके पास फॉरेन सोर्स इनकम है, यानी कि आपने पाकिस्तान के बाहर कोई पैसा कमाया और उस पैसे के ऊपर फॉरेन टैक्स भी अदा कर दिया। अब हम स्टार्ट में जब हमने अपने कोर्स को स्टार्ट किया था तो फिर हमने एक चीज़ पहले अंडरस्टैंड की थी कि जो रेजिडेंट पर्सन होते हैं उसके केस में हम पाकिस्तान सोर्स इनकम और फॉरेन सोर्स इनकम दोनों को टैक्स करते हैं, यानी कि इन दोनों इनकम्स को जमा किया जाता है और फिर इसके ऊपर रेट ऑफ टैक्स लगाया जाता है। अगर ये सैलरीड पर्सन है तो सैलरीड वाला, नॉन सैलरीड है तो नॉन सैलरीड वाला। ना जो पाकिस्तान सोर्स इनकम है इसके ऊपर अगर कोई टैक्स आपसे पहले से विद होल्डर करके जमा करवा दिया गया हो एफबीआर के पास तो वो फिर विद होल्डिंग टैक्सेस होते हैं। और विद होल्डिंग टैक्सेस और एडवांस टैक्स की एक अलग से जगह बनी हुई है हमारी टैक्स कैलकुलेशन में, वहाँ पे हम उसे माइनस करते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान के बाहर की इनकम है और इसके ऊपर कोई टैक्स आपसे ले लिया गया है फॉरेन टैक्स, सो बाहर के मुल्क ने अपने कानून के मुताबिक आपसे कोई टैक्स ले लिया तो अब उसका आपको टैक्स क्रेडिट यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि जब आप टैक्स इम्पोज्ड कैलकुलेट करते हैं। सो लेट मी जस्ट टेक यू बैक टू
द टैक्स रिजीम्स या हेड्स ऑफ इनकम वाली स्लाइड पे। सो यहाँ पे क्या है कि आपकी जो इनकम है वो अगर पाकिस्तान सोर्स इनकम है, फॉरेन सोर्स इनकम है, ये दोनों है, तो जब आप यहाँ टैक्सेबल इनकम बना रहे होते हैं तो आपके पास एक्चुअली ये दोनों इनकम्स प्लस हो चुकी होती हैं। और इसका मतलब ये है कि जब आपने टैक्स इम्पोज कैलकुलेट किया है तो ये टैक्स एक्चुअली उस इनकम पे है जिसमें फॉरेन सोर्स इनकम भी शामिल है। तो फॉरेन सोर्स इनकम के ऊपर अगर कोई विद होल्डिंग टैक्सेस थे पाकिस्तान से बाहर, लेट्स से आपने जिस भी मुल्क में वो इनकम कमाई वहाँ पे कुछ टैक्सेस विद होल्ड हुए, तो उनको फिर टैक्स क्रेडिट्स में एडजस्ट किया जाता है। और अगर पाकिस्तान सोर्स इनकम के ऊपर कोई विद होल्डिंग, यानी ये तो सॉरी, पाकिस्तान सोर्स इनकम पे अगर कोई टैक्सेस हैं तो वो तो एक्चुअली एफबीआर के पास ही गए हैं, तो उनको फिर यहाँ पे एडजस्ट किया जाता है विद होल्डिंग टैक्सेस को। ओके, सो आई थिंक इट्स द फर्स्ट पॉइंट इज़ वेरी क्लियर नाउ कि हम एक्चुअली जो टैक्स क्रेडिट अब बनाने जा रहे हैं वो फॉरेन सोर्स इनकम के ऊपर को फॉरेन टैक्स हमसे लिया गया था, जो फिर हम अब एफबीआर को बता रहे हैं कि जनाब हमने पाकिस्तान से बाहर भी कुछ टैक्स अदा किया है तो उसकी भी हमें एडजस्टमेंट दी जाए। सो वो टैक्स क्रेडिट हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। फॉरेन टैक्स क्रेडिट इज़ द फर्स्ट वन। सो इसकी कैलकुलेशन का मैकेनिज्म क्या होता है? समराइजिंगली बात यह है कि आपने जो पाकिस्तान से बाहर इनकम कमाई, अगर वही इनकम आप पाकिस्तान में कमाते तो फिर उस पर कितना टैक्स होता, वो टैक्स और कंपेयर किया जाता है उसको फिर फॉरेन टैक्स से। दोनों में से जो कम अमाउंट बनती हो उसको फिर कह देते हैं कि ये आपका क्या है, टैक्स क्रेडिट है, फॉरेन टैक्स क्रेडिट है। सो इसको ज़रा थ्योरेटिकली पहले अंडरस्टैंड करते हैं। नीडलेस टू मेंशन दैट फॉरेन टैक्स क्रेडिट इज़ अवेलेबल टू रेजिडेंट पर्सन, क्योंकि जो नॉन रेजिडेंट होगा उसकी तो फॉरेन सोर्स इनकम हम टैक्स ही नहीं कर रहे इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन सोर्स इनकम। तो रेजिडेंट पर्सन की फॉरेन सोर्स इनकम होगी तो तभी ये वाला टैक्स क्रेडिट बन सकता है। फॉरेन टैक्स क्रेडिट शेल बी फॉरेन टैक्स पेड, पाकिस्तान के बाहर आपने कोई टैक्स पे किया, और पाकिस्तान टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनकम विच एवर इज लेस। सो आप फॉरेन टैक्स जो आपने अदा किया उसको कंपेयर करते हैं आप कि पाकिस्तान टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम, यानी कि अगर फॉरेन सोर्स इनकम को पाकिस्तान में टैक्स किया जाए तो उस पर कितना टैक्स बनता है। सो अभी ज़रा वापस आए जहाँ पे हम ये अपनी कैलकुलेशन लिख रहे थे या स्केच बना रहे थे। सो हम बेसिकली बात ये कर रहे हैं कि आपकी फॉरेन सोर्स इनकम यहाँ पे आ गई, पाकिस्तान सोर्स इनकम भी यहाँ पे आ गई, और फिर इन इनकम्स को जमा करके आपने इसके ऊपर एक रेट ऑफ टैक्स लगाया तो आपके पास टैक्स इम्पोज बन गया। ना प्रॉब्लम ये है कि ये जो टैक्स कैलकुलेट हुआ हुआ है इसमें ये दोनों इनकम्स हैं, तो मुझे सबसे पहले तो इसमें से अलग करना है कि ये जो टैक्स है फॉरेन सोर्स इनकम पे कितना है और पाकिस्तान सोर्स इनकम पे कितना है। सो अगर मैं ये अलग कर लूँगा तो मुझे जो यहाँ पे फिगर मिलेगी, दिस इज़ एक्चुअली पाकिस्तान टैक्स ऑन माय फॉरेन सोर्स इनकम। इसको फिर मैं कंपेयर कर लूँगा उस फिगर से जो कि मुझे पाकिस्तान से बाहर मैंने टैक्स अदा किया है, और इन दोनों में से जो लेसर अमाउंट होगी वो एक्चुअली मेरा फॉरेन टैक्स क्रेडिट बन जाएगी। सो लेट्स गो बैक टू आवर स्टडी मटेरियल। ओके, सो पाकिस्तान टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम, ये एक्चुअली उस अमाउंट की बात हो रही है। सो फॉरेन टैक्स इज पेड इंक्लूडिंग विद होल्डिंग टैक्स, यानी फॉरेन टैक्स अगर आपने विद होल्डिंग टैक्स की शक्ल में अदा किया है तो वो भी इसमें शामिल है। और पाकिस्तान टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम ये कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, जो आपकी नेट फॉरेन सोर्स इनकम है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एवरेज रेट ऑफ पाकिस्तान इनकम टैक्स से। एवरेज रेट कैसे वर्कआउट होता है, इसके लिए आपका जो भी टैक्स इम्पोज है उसको टैक्सेबल इनकम से आप डिवाइड कर देते हैं। इन टर्म्स को ज़रा जहन में रखिएगा कि टैक्स इम्पोज यानी कि ये वाला फिगर, इसको टैक्सेबल इनकम से डिवाइड करना है। सो इस तरह से आपके पास एवरेज रेट ऑफ टैक्स बन जाएगा। सो एवरेज रेट ऑफ टैक्स जो है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं आप नेट फॉरेन सोर्स इनकम से, तो वो पाकिस्तान टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम कैलकुलेट हो जाएगा। फॉरेन सोर्स इनकम आफ्टर डिडक्टिंग डायरेक्टली रिलेटेबल एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंसेस अपॉर्शन इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 67। सेक्शन 67 अभी हमने पढ़ा नहीं है,
सो इसको थोड़ी देर के लिए, जब तक हम इसको पढ़ते नहीं, हम इसको एक्चुअली जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाला चैप्टर था उसमें मैंने कुछ कॉमन रूल्स आपको स्किप करवा दिए थे। तो वो कॉमन रूल्स जिस वक्त उस टैक्स रिजीम्स हम पढ़ लेंगे तो फिर उसके बाद ये ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएंगे। तो सिंपल बात ये है कि जो आपकी फॉरेन सोर्स इनकम है उसमें भी अगर कोई एक्सपेंसेस हैं तो वो आप माइनस कर सकते हैं, और उसके बाद उन एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद जो इनकम बचे उसके ऊपर आपने ये एवरेज रेट ऑफ पाकिस्तान टैक्स जो है ये लगाना होता है। Where taxpayer has foreign source income under more than one head of income, this section shall be applied separately to each head of income. ये अभी यहाँ पे अगर आप देखें तो दो लिंक बने हुए हैं। सो ये दिस इज़ एक्चुअली अ क्वेश्चन एंड दिस इज़ एक्चुअली एन आंसर टू दैट क्वेश्चन। तो हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि ये जो सेंटेंस है इसका क्या मतलब है कि वेयर टैक्स पेयर हैज़ फॉरेन सोर्स इनकम अंडर मोर देन वन हेड ऑफ इनकम, दिस सेक्शन शैल बी अप्लाइड सेपरेटली टू ईच हेड ऑफ इनकम। Unregistered foreign tax credit shall not be refunded, carried back or carried forward. So ये यहाँ पे भी पाबंदी है कि ये टैक्स क्रेडिट ना तो अगले साल इस्तेमाल हो सकता है ना पिछले साल, सिर्फ जिस साल में आपने फॉरेन टैक्स पे किया है उसी साल में ये टैक्स क्रेडिट मिलेगा। रिफंड भी नहीं हो सकता क्योंकि ये कौन सा कोई आपने एफबीआर के पास टैक्स जमा कराया है जो आप रिफंड लेने आ जाओगे। To avail this tax credit, foreign taxes must be paid within 2 months after the end of the tax year in which foreign income was derived. सो ज़रूरी है कि ये फॉरेन टैक्स पेड होना चाहिए, यानी आपने अदा भी किया हुआ उस फॉरेन सोर्स इनकम के ऊपर, जो भी उस मुल्क की रेवेन्यू कलेक्शन अथॉरिटी थी उसको आपने वो टैक्स जमा भी कराया वो। ओके, सो टैक्स क्रेडिट ऑफ ईच आइटम अंडर पार्ट एंड चैप्टर 3 शैल बी कैलकुलेटेड यूजिंग फॉलोइंग फार्मूला। नाउ यहाँ पे ये कुछ सेक्शंस के रेफरेंसेस दिए हुए हैं 61, 62, 62A, 63। इन सेक्शंस के बारे में भी हम थोड़ी देर में जान लेंगे कि ये कौन से सेक्शन लिखा हुआ है कि टैक्स रेट्स फॉर ईच आइटम अंडर पार्ट एंड चैप्टर 3 शैल बी कैलकुलेटेड यूजिंग फॉलोइंग फार्मूला। और वो फार्मूला क्या है कि आपका टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट किया जाएगा बाय मल्टीप्लाइंग दिस वैल्यू सी विद ए ओवर बी। ए ओवर बी देखें क्या है, ए इज द टैक्स असेस्ड बिफोर एनी टैक्स क्रेडिट अंडर पार्ट एंड चैप्टर 3, यानी कि ये टैक्स की फिगर है, टैक्स क्रेडिट से पहले जो भी आपका टैक्स बन रहा था। एंड बी इज व्हाट, टैक्सेबल इनकम, ये इनकम का फिगर है। तो इसका मतलब ये हम ए ओवर बी से क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, हम एक्चुअली एवरेज रेट ऑफ टैक्स है ये, इस कैलकुलेशन से एवरेज रेट ऑफ टैक्स बन रहा है, इसको फिर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं सी से, और ये वैल्यू सी हर सेक्शन में आपको दी गई होगी। सो अभी हम इन सेक्शंस पे जाएंगे तो पता चल जाएगा कि वैल्यू सी कैसे हम डिटरमिन करते हैं। वेयर इंडिविजुअल इज मेंबर ऑफ एओपी, यानी किसी पार्टनरशिप का अगर वो मेंबर है, component B shall include share of profit from AOP even if tax on income of AOP has been paid by AOP। इसको हम थोड़ी देर के लिए स्किप कर रहे हैं जब तक हम टैक्सेशन ऑफ AOP नहीं पढ़ते, हम वापस आएंगे इसी प्रोविजन के ऊपर समझने के लिए दोबारा इसको, क्योंकि अभी हमने टैक्सेशन ऑफ AOP और टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल जो कि हमारे सेपरेट चैप्टर्स हैं, इफ़ आई जस्ट टेक यू, तो ये पॉइंट नंबर 11 पे देखो, टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल, टैक्सेशन ऑफ एओपी। तो जब मैं ये पढ़ाऊंगा ना आपको, तब मैं आपको ये टैक्स क्रेडिट्स में ये वाला सेंटेंस दोबारा एक्सप्लेन करूंगा कि ये इसका क्या मतलब है। कंपोनेंट ए भी इसी तरह हम उसी वक्त समझेंगे, इसके इसके साथ भी हम नोट कर लेते हैं कि ये हम बाद में समझेंगे जब हम टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड एओपी पढ़ेंगे। ओके, टैक्स क्रेडिट पार्ट एंड चैप्टर 3, ये जो आपके सिलेबस में सेक्शंस हैं, सिर्फ वो वाले हमने यहाँ लिस्ट डाउन किए हैं, इसके अलावा भी होते हैं लेकिन जो आपके सिलेबस में है सिर्फ वही हम यहाँ पे देखेंगे। अब ये देखो यहाँ पे सेक्शन लिखा हुआ है 61, 62, 62A। ज़रा वापस जाते हैं एक सेकंड के लिए, यहाँ कौन कौन से सेक्शन थे, 61, 62, 62A, 63, ठीक है। सो 61, 62, 62A एंड 63, इन सेक्शंस में हम वैल्यू सी पहले कैलकुलेट करेंगे और फिर उसको जो भी एवरेज रेट ऑफ टैक्स होगा हमारे पास उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो लेट्स फाइंड आउट कि ये वैल्यू सी कैसे निकाली जाती है। चैरिटेबल डोनेशंस, अगर आपने डोनेशन दिए तो आपको इसका टैक्स डिस्काउंट मिलेगा या टैक्स क्रेडिट मिलेगा। इसके लिए एलिजिबल पर्सन एनी पर्सन, यानी कि इंडिविजुअल एओपी कंपनी कोई भी डोनेशन दे वो ये टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है, प्रोवाइडेड के उसका डोनेशन बाकी सारी कंडीशंस पूरी करता हो। वैल्यू सी ऑफ फार्मूला,
नाउ वैल्यू सी कैसे डिटर्मिन होगी? अमाउंट ऑफ डोनेशन, इसको कंपेयर किया जाएगा 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम इन केस ऑफ इंडिविजुअल एंड एओपी, एंड केस ऑफ डोनेशन टू एसोसिएट 15% ऑफ टैक्सेबल इनकम, and 20% of taxable income in case of company, in case of donation to associate 10% of taxable income. So ये न्यूमेरिकली तो टेस्ट नहीं हो सकता क्योंकि कंपनी का टैक्सेशन आपके सिलेबस में नहीं है। हाँ अलबत्ता ये दोनों ज़रूर आपको सिनेरियोज आ सकते हैं। अमाउंट ऑफ डोनेशन को कंपेयर करना है आपने 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम के साथ, अगर एओपी और इंडिविजुअल का केस है। और अगर वो डोनेशन दिया गया है आपके किसी एसोसिएट को, यानी आई मीन कोई ऐसा रिलेशनशिप जो एसोसिएट कहलाता हो टैक्स लॉ की नज़र में, लेट्स से आपके भाई का कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है तो आपने उसको डोनेशन दिया, तो इसका मतलब वो एसोसिएट है आपका। तो 15% ऑफ टैक्सेबल इनकम फिर हम लेंगे, 30% नहीं लेंगे। सो इन में से जो लेस अमाउंट होगी, लेसर ऑफ, वो वैल्यू सी बन जाएगी। फिर उस वैल्यू सी को आप एवरेज रेट से मल्टीप्लाई करेंगे और टैक्स क्रेडिट की अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगी। अमाउंट पेड और प्रॉपर्टी गिवन, यानी आप पैसे भी दे सकते हो या कोई चीज़ भी दे सकते हो, टू बोर्ड ऑफ एजुकेशन और यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान एस्टेब्लिश अंडर फेडरल और प्रोविंशियल लॉ। अब डोनेशन दिया किसको जाएगा, ये वो लिस्ट दी गई है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल और रिलीफ फंड एस्टेब्लिश इन पाकिस्तान बाय फेडरल प्रोविंशियल लोकल गवर्नमेंट, any non-profit organization or any person eligible for tax credit under section 100C, and entities mentioned in 13th schedule, जिन इदारों के नाम 13वें शेड्यूल में लिखे गए हैं उनमें से भी किसी को भी आप डोनेशन देंगे तो टैक्स क्रेडिट आप क्लेम कर सकते हैं। सो ये लिस्ट न्यूमेरिकली भी इंपॉर्टेंट है और थ्योरेटिकली भी, सो आपको ये याद करनी पड़ेगी। इफ़ एनी प्रॉपर्टी इज गिवन एज डोनेशन इट्स फेयर मार्केट वैल्यू, अगर कोई सामान दे देते हो, लेट से किसी आप एम्बुलेंस दे देते हो किसी वेलफेयर हॉस्पिटल को, तो उसकी भी फेयर मार्केट वैल्यू ली जाएगी। एट द टाइम इट इज गिवन एज डोनेशन शैल बी ट्रीटेड एज डोनेशन। वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी शैल बी कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद रूल 228(4), एंड वैल्यूएशन ऑफ व्हीकल्स शैल बी कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद रूल 228(2). सो ये रूल्स में क्या लिखा है ये आपके सिलेबस में नहीं है। इफ डोनेशन इज गिवन इन कैश देन इट मस्ट बी पेड बाय अ क्रॉस चेक, अगर वो पैसों वाला डोनेशन है तो आपने क्रॉस चेक से देना है, अदरवाइज वो डोनेशन काउंट नहीं होगा, एलिजिबल नहीं होगा टू क्लेम अ टैक्स क्रेडिट। नेक्स्ट वन, सो अगर आपने पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन दिया, ये अगेन पहले ये अंडरस्टैंड कर लो आप कि ये बात हो रही है उस सिचुएशन की कि जब एम्प्लॉयर से आपको पेंशन नहीं मिल रही, बल्कि आप किसी प्राइवेट पेंशन फंड के पास जाते हैं, जैसे स्टेट लाइफ हो गया या ईएफयू इंश्योरेंस है, और वो पेंशन स्कीम ऑफर करते हैं कि आप कुछ कंट्रीब्यूशन देते रहें अपनी नौजवानी में, और जब आप 60 ईयर्स के होंगे, सुपर एनुएशन एज को पहुंचेंगे, तो फिर हम आपको पेंशन दिया करेंगे। सो जो कंट्रीब्यूशन जब आप वो उस पेंशन फंड में डालोगे, कंट्रीब्यूट करोगे, तो आप जिस साल में कंट्रीब्यूट किया है उस साल में आप अपने लिए टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। सो एलिजिबल पर्सन अंडर सेक्शन 219 से हैविंग सैलरी और इनकम फ्रॉम बिजनेस, ये सेक्शन हम थोड़ी देर में भी पढ़ेंगे। वैल्यू सी ऑफ फॉर्मूला, अगेन वैल्यू सी हमें चाहिए है। लेसर ऑफ कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव पेंशन फंड एंड वॉलंटरी पेंशन सिस्टम रूल्स 2005। सो जो भी कंट्रीब्यूशन आपने दिया पेंशन फंड में, उसको कंपेयर करना है फिर 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम से, और जो इसमें से कम होगा वो वैल्यू सी बनेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ मज़ीद बातें भी लिखी हुई हैं, और वो बातें क्या हैं कि ये 20% में आप 2% मज़ीद ऐड कर सकते हो, यानी कि ये 22% हो जाएगा ऑफ टैक्सेबल इनकम फॉर ईच ईयर अबव 40 ईयर्स। यानी अगर आपकी एज 41 साल है तो ये 22% हो जाएगा, अगर आपकी एज 42 साल है तो फिर अगले साल का भी 2% ऐड होगा, यानी कि फिर ये 24% हो जाएगा। ठीक है, 24% ऑफ टैक्सेबल इनकम को फिर कंट्रीब्यूशन से कंपेयर करना है, जो कम वैल्यू होगी वो वैल्यू सी बन जाएगी। शैल बी अलाउड टू अ पर्सन हु फुलफिल्स फॉलोइंग कंडीशन। सो आप ये कंडीशंस अगर पूरी करते हैं तो फिर आप ये एडिशनल 2% भी शामिल कर सकते हैं। जॉइंट पेंशन फंड आफ्टर 1/7/2006, जॉइंट पेंशन फंड एट द एज ऑफ 41 ईयर्स और अबव, ज़रूरी है कि आप 41 साल या इसके बाद ज्वाइन कर रहे हो पेंशन फंड को। एडिशनल 2% विल बी अलाउड इन फर्स्ट 10 ईयर्स, एंड टोटल कंट्रीब्यूशन आफ्टर एडिशन ऑफ 2% should not exceed 50% of taxable income of preceding tax year.
यानी इसके साथ एक और चेक ऐड हो गया। ये फर्स्ट आपका कंट्रीब्यूशन का अमाउंट, इस पे मैं एक न्यूमेरिकल आपको दूंगा। जब आप ये वाला टॉपिक पढ़ें तो फिर मुझसे वो व्हाट्सएप में मांगिएगा, मैं आपको न्यूमेरिकल दूंगा, वो आपने सॉल्व करना है, साथ में सोल्यूशन भी दूंगा। फिर आपको ये कैलकुलेशन मजीद क्लियर हो जाएगी। सो आपने 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम बनाया, और प्लस 2%, लेट से 42 ईयर्स है एक बंदे की एज, उसने 41 साल के बाद ज्वाइन किया है पेंशन फंड, ये सारी कंडीशंस वो पूरी करता है। तो फिर इसका मतलब ये है कि लेट से 22% है जो उसका बनता है। नाउ ये है टैक्सेबल इनकम करंट टैक्स ईयर की। तो साथ में एक और 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ प्रीसीडिंग, पिछले साल की इनकम का 50% बनाना है, और ये समझें कि थर्ड वैल्यू हो जाएगी। सो इन तीनों में से जो लेस होगा वो फिर आप वैल्यू सी बनाओगे। एडिशनल 2% इज अलाउड ओनली अप टू 30/6/2019, and above 20% and 2% combined should not exceed 30% of taxable income of preceding tax year. Now ये जो अलहदा से एक बात लिखी हुई है, ये समझें ये टैक्स लॉ के अंदर एक डुप्लीकेशन हो गई है। यानी डुप्लीके मतलब एक अननेसेसरी रेपिटेशन है कि 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ प्रीसीडिंग टैक्स ईयर जब आपने एक दफ़ा कह दिया, और फिर आप कह रहे हैं कि ये इसके ऊपर हम एक लिमिट लगा रहे हैं 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ प्रीसीडिंग टैक्स ईयर। तो डेफिनेटली इन दोनों में से तो कम यही वाली वैल्यू होगी। तो अब ये गैर ज़रूरी हो जाता है। सो दिस वन इज़ द थर्ड रेलिवेंट प्रोविजन। ये एक्चुअली होना ही नहीं चाहिए लॉ के अंदर, लेकिन बहरहाल ये डिलीट नहीं हुआ अभी तक। सो थर्ड वन इज़ 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ प्रीसीडिंग टैक्स ईयर। सेकेंड वन इज़ 20% प्लस 2% फॉर एवरी ईयर अबाउ 40 ईयर्स। और मैक्सिमम जो है वो उसके अंदर कुछ लिमिट्स जो बता दी गई हैं वो हम ऑब्जर्व करेंगे। टैक्स क्रेडिट अंडर दिस सेक्शन इज़ नॉट अवेलेबल टू ट्रांसफ़र ऑफ बैलेंस। अगर आप ये कहते हो जी कि मैं पेंशन फंड 1 से अपना पैसा निकाल के पेंशन फंड 2 में लेके जा रहा हूँ, तो ये ट्रांसफ़र ऑफ फंड आपने किया एक फंड से दूसरे फंड में, इस इसको नहीं आपने कहना जी कि मैंने कंट्रीब्यूशन दे दिया है, ये नहीं कहना। वो आप जो फ्रेश कंट्रीब्यूशन करेंगे उसको, उसी को जो है टैक्स क्रेडिट की कैलकुलेशन में लाएंगे। ट्रांसफ़र ऑफ फंड एक पेंशन फंड से दूसरे पेंशन फंड में, ऐसा हो सकता है कि आप एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ या पेंशन फंड के साथ आप पहले मुंसलिक थे, और दूसरे ने आपको, फंड मैनेजर ने आपको कोई अच्छी ऑफर कर दी, आपने कहा ठीक है मैं तुम्हारे पास अपना पैसा निकाल के ले आता हूँ, आपका पेंशन प्लान मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो अब वो जो आप फंड ट्रांसफ़र कर रहे हो वो क्वालिफाई नहीं करेगा इस वैल्यू के लिए। So tax credit under this section is not available to transfer of balance from approved employment pension scheme, annuity scheme, approved occupational savings scheme to individual pension account with any pension fund manager. So ये जो फंड का ट्रांसफर है ये क्वालिफाई नहीं करेगा टू क्लेम द टैक्स क्रेडिट। ओके, सो इस 63 तक पहुंचकर आपका क्या मामला कंप्लीट हो गया, ये वैल्यू सी वाला। अब यहाँ से आगे वैल्यू सी की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और वो एवरेज रेट ऑफ टैक्स से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है इन 3 टैक्स क्रेडिट्स के अंदर। सो फर्स्ट वन इज टैक्स क्रेडिट फॉर पॉइंट ऑफ सेल मशीन। पॉइंट ऑफ सेल मशीन एक्चुअली क्या होती है, ये जो अच्छे डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं वहाँ पे आप देखेंगे कि कंप्यूटर के साथ एक वो बार कोड स्कैनर या क्यूआर कोड स्कैनर होता है, छोटा सा एक प्रिंटर पड़ा होता है जिसमें से ये रसीद, ये पॉइंट ऑफ सेल मशीन होती है। और अगर आप कार्ड से पेमेंट कर रहे हो तो वो फिर कार्ड में उसको स्कैन करके आपकी पेमेंट जो है वो अकाउंट में डेबिट हो जाती है, और पैसे जो हैं इसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। नाउ अब ये जो से पॉइंट ऑफ सेल मशीन है इसमें आपकी सारी की सारी सेल रिपोर्ट हो रही होती है। तो एफबीआर ने कहा कि यार अगर आप हमारे सर्वर के साथ इस मशीन को कनेक्ट कर लो तो इसमें फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है, एफबीआर को फ़ायदा है। एफबीआर को फ़ायदा ये है कि अगर ये कनेक्ट हो जाएंगे दोनों मशीन्स, तो एफबीआर को सेल्स मालूम करने के लिए कि आप कितनी सेल कर रहे हैं आपके पीछे नहीं भागना पड़ेगा, बल्कि रियल टाइम बेसिस पे जो ही कस्टमर आपको पैसे देगा आपकी सेल रिपोर्ट होगी यहाँ, तो साथ ही एफबीआर के सिस्टम में भी इंफॉर्मेशन चली जाएगी कि अच्छा जी कितने की सेल आपने की है। सो इसके लिए एक इंसेंटिव दिया है टैक्स पेयर को कि आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा अगर आप पॉइंट ऑफ सेल मशीन लगाते हो और उसको एफबीआर के सिस्टम के साथ कनेक्ट कर लेते हो।
सो वो इंसेंटिव क्या है जी, वो इंसेंटिव टैक्स क्रेडिट की शक्ल में दिया गया है। एलिजिबल पर्सन कौन है? एनी पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू इंटीग्रेट विद बोर्ड्स कंप्यूटराइज सिस्टम फॉर रियल टाइम रिपोर्टिंग ऑफ सेल और रिसीट। टैक्स क्रेडिट मिलेगा आपको लेसर ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर परचेज ऑफ मशीन, या फिर 1.5 लाख रुपए पर मशीन, इसमें से जो कम वैल्यू हो उसका, यानी आपको मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए का टैक्स क्रेडिट मिल सकता है। Point of sale machine means a machine meant for processing and recording the sale transaction for goods or services, either in cash or through credit cards, debit cards, online payments in an internet enabled environment. सो आई थिंक हर बंदे ने ये एक्सपीरियंस किया हुआ होता है, ये पॉइंट ऑफ सेल मशीन को और ये सारे मैकेनिज्म को। सो उस बिजनेसमैन को भी एक इंसेंटिव एफबीआर ने दे दिया है। नेक्स्ट इज टैक्स क्रेडिट फॉर सर्टेन पर्सन्स। यहाँ पे कुछ कारोबार की बात हो रही है जो कि अभी हम उसकी लिस्ट देख लेते हैं कि वो कौन कौन से कारोबार हैं। फॉलोइंग पर्सन और इनकम, ये एलिजिबल पर्सन होंगे। अमाउंट ऑफ टैक्स क्रेडिट देखो ज़रा कितना है, 100% ऑफ टैक्स पेएबल इंक्लूडिंग मिनिमम टैक्स, ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स, फाइनल टैक्स। सो ये जो ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स है ये आपके सिलेबस में नहीं है। ये भी एक इनकम टैक्स की ही एक लिमिट होती है जो कि ऑब्जर्व की जाती है कंपनीज के केस में। कंडीशन मिनिमम टैक्स और फाइनल टैक्स है, लेकिन वो भी हम टैक्स रिजीम्स के चैप्टर में जाकर पढ़ेंगे। कंडीशंस फॉर टैक्स क्रेडिट, रिटर्न हैज़ बीन फाइल्ड इन केस ऑफ विदहोल्डिंग एजेंट, विदहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट फाइल्ड एंड सेल्स टैक्स रिटर्न्स फेडरल प्रोविंशियल फॉर टैक्स ईयर फाइल्ड। सो आपने अपनी जितनी रिटर्न फाइलिंग है वो की हुई हो। विदहोल्डिंग एजेंट का मतलब ये होता है कि जब मिस्टर ए मिस्टर बी को कोई पेमेंट करने लगे तो इसके ज़िम्मे एफबीआर ने काम लगाया कि आप टैक्स विदहोल्ड करो, 100 रुपया पूरा पे ना करो, बल्कि एक रेट ऑफ टैक्स इसको बता देंगे, इसको 10% से काजी विदहोल्डिंग करेंगे आप, मतलब ये कि 100 पे 10 रुपये विदहोल्ड कर लो और 90 इसको पे कर दो और ये 10 एफबीआर को दे दो। ये काम ज़िम्मे लगा है ए के, इसको बोलते हैं, ये जो ये काम कर रहा है ये विदहोल्डिंग एजेंट है। ठीक है, दिस पर्सन इज विदहोल्डिंग एजेंट। सो ये विदहोल्डिंग एजेंट हर वो बंदा होता है जिसके ज़िम्मे एफबीआर ने लगाया हो कि आपने टैक्स विदहोल्ड करके हमें जमा करवाना है। कौन लोग होते हैं विद होल्डिंग एजेंट्स, उनकी कंडीशंस क्या हैं, ये आपके सिलेबस में नहीं है। बस इतना सा पता होना चाहिए कि अगर आप विद होल्डिंग एजेंट हो, जो बंदा ये टैक्स क्लेम करना चाहता है, तो ज़रूरी है कि वो अपनी विद होल्डिंग एजेंट वाली सारी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा हो, क्योंकि ये टैक्स तो बी का है जो उसने विद होल्ड करके जमा कराना है, इसका अपना नहीं है। उसको पेमेंट करते हुए आपने कुछ पैसे विद होल्ड करके एफबीआर को देना होते हैं। अगर आप वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं, जब आप एफबीआर को ये जमा कराते हैं तो साथ में एक डिटेल मेंशन करते हैं कि जनाब मैंने किस अमाउंट पे टैक्स काटा है, ग्रॉस अमाउंट कितनी थी, क्या रेट था, किस सेक्शन के तहत काटा है। तो वो विदहोल्डिंग टैक्स रिटर्न उसको बोलते हैं, या विदहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट कहते हैं। वो स्टेटमेंट भी आपने जमा करवानी होती है। अगर आप ये सारी कंडीशंस पूरी कर रहे हैं, सेल्स टैक्स की रिटर्न जमा करवा रहे हैं, इनकम टैक्स की विदहोल्डिंग रिटर्न जमा करवा रहे हैं, तो आप एलिजिबल होंगे। नाउ एलिजिबल पर्सनस की डिटेल देखते हैं। पर्सनस एंगेज्ड इन कोल माइनिंग प्रोजेक्ट इन सिंध, सप्लाइंग कोल एक्सक्लूसिवली टू पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स। बिजली बनाने वाले कारखाने को, अगर आप कोल माइनिंग करते हो और कोयला निकाल के उसको बेच रहे हो और वो कोयले से फिर बिजली बना रहा है, तो जो कोल माइनिंग करने वाला है, कंपनी या बिजनेस, इंडिविजुअल, एओपी, जो भी, वो फिर ये टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है। अ स्टार्टअप एज डिफाइंड इन सेक्शन 262A फॉर टैक्स ईयर इन विच स्टार्टअप इज सर्टिफाइड बाय पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड एंड नेक्स्ट फॉलोइंग 2 टैक्स ईयर्स। ये एक स्टार्टअप की एक डेफिनेशन है जो सेक्शन 262A में दी गई है। ये डेफिनेशंस मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। जब आप ये टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपने फिर मुझे व्हाट्सएप में मुझसे पूछिएगा, मैं वो डेफिनेशंस वाला एक पेज आपसे शेयर कर दूंगा। वो डेफिनेशन सिंपल है, उसको आप पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो वो फिर आप व्हाट्सएप में पूछेंगे। वो चूँकि सिंपल है इसलिए मैं उसको यहाँ पे उसके ऊपर आई मीन आपका टाइम उसके ऊपर नहीं लगवा रहा, लेकिन उसको इग्नोर नहीं करना क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इनकम फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और आईटी सर्विसेज और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज डिफाइंड इन सेक्शन ब्ला ब्ला ब्ला। अगेन ये इस स्लाइड के ऊपर जितने सेक्शंस लिस्ट हुए हुए हैं उसकी एक पेज है जो मैं आपके साथ व्हाट्सएप में शेयर करूंगा जब आप पढ़ेंगे तो। शर्त ये है कि ये जो थर्ड वन है इसके केस में शर्त क्या है,
provided that 80% of the export proceed is brought into Pakistan in foreign exchange through normal banking channel. ज़रूरी है कि आप पैसा पाकिस्तान में लाते हों, क्योंकि ये सारी सर्विसेज ऐसी होती हैं कि जिसका पैसा बाहर से आना होता है, तो वो पैसा बैंकिंग चैनल से पाकिस्तान में आना चाहिए। तो फिर आप एलिजिबल पर्सन हो जाएंगे। नेक्स्ट इज टैक्स क्रेडिट फॉर स्पेसिफाइड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स। ये कुछ इंडस्ट्रीज हैं जिनको टैक्स क्रेडिट दिया गया है। Greenfield industrial undertaking as defined section so and so engaged in the manufacture of goods or material or subjection of goods or materials to any process which substantially change their original condition. ओरिजिनल कंडीशन से डिफरेंट हो जाए जब आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करें, तो आप इस कैटेगरी में आ जाएंगे। शिप बिल्डिंग प्रोवाइडेड दैट द पर्सन इनकॉर्पोरेटेड बिटवीन 30 जून 2019 से 30 से 2024 the person is not formed by splitting up or reconstruction of undertaking already in existence। यानी सिर्फ इस टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने के लिए कहीं आप ऐसा ना करें कि प्रीवियस अपना बिजनेस ख़त्म करके बिजनेस उसी तरह ही हो, बस उसको किताबों में ख़त्म करें सरकार की और कहें जी मैं वाइंड अप कर रहा हूँ और फिर एक नया बिजनेस बना लें। तो ये इस रिकन्स्ट्रक्शन करके या स्प्लिट अप करके एक बिजनेस को दो हिस्सों में तकसीम करके ऑनरशिप कुछ ऑनरशिप के ऊपर कुछ डिसीव करके आप ऐसा अगर कर रहे हैं तो फिर आप एलिजिबल नहीं है। ये बिल्कुल एक नया बिजनेस होना चाहिए। द पर्सन इज नॉट फॉर्म्ड by transfer of machinery, plant or building from an undertaking established in Pakistan prior to commencement of new business। सो अगेन वही बात है कि ये ना हो कि एक नए नाम से बिजनेस कर बनाकर उसी बिजनेस को दोबारा शुरू कर लें आप, सिर्फ प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट ट्रांसफर करके। नए बिजनेस होने चाहिए। इज नॉट पार्ट ऑफ एन एक्सपेंशन प्रोजेक्ट, अगेन पुराने बिजनेस की एक्सपेंशन ना हो। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग सेटअप by 30 से 2023 and engaged in the manufacture of plant and machinery equipment and items with dedicated use for generation of renewable energy। renewable energy बोलते हैं जैसे सूरज से बिजली बनाई जाती है, पानी से बनाई जाती है, हवा से, विंड से बनाई जाती है, तो इसको रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं, जो किसी रिसोर्स को कंज्यूम नहीं करते, यूटिलाइज नहीं करते। सो रिन्यूएबल एनर्जी फ्रॉम सोर्सेज लाइक सोलर एंड विंड। सो अगर आप कोई ऐसा इक्विपमेंट बनाते हैं कि जो कि फिर इस एनर्जी को, इससे इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, फॉर 5 years फ्रॉम द डेट सच इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इज सेटअप। यानी सोलर पैनल बनाने वाली कंपनी हो आप या फिर विंड मिल्स बनाने वाली कंपनी हो आप, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप एक ऐसी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग हो कि जो कि क्वालिफाई करती है इस टैक्स क्रेडिट को। अमाउंट ऑफ टैक्स क्रेडिट क्या होगा? 20% ऑफ एलिजिबल इन्वेस्टमेंट अगेंस्ट टैक्स पेबल, मिनिमम टैक्स, फाइनल टैक्स। जो भी आपका टैक्स बनता है वो उसका 25%, इन्वेस्टमेंट का 25%, 25% ऑफ एलिजिबल इन्वेस्टमेंट। ठीक है। सो एलिजिबल कैपिटल इन्वेस्टमेंट वो ये आगे डिफाइन हुआ है। एक्सेस टैक्स क्रेडिट कैन बी कैरी फॉरवर्ड अप टू 2 सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर्स। ये वाला टैक्स क्रेडिट आप कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, अगले साल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एलिजिबल कैपिटल इन्वेस्टमेंट से क्या मुराद है? इन्वेस्टमेंट मेड इन परचेज एंड इंस्टॉलेशन of new machinery, building equipment, hardware, software, except self-created software and used capital goods। ना ये बताया हुआ ये है कि जब आप कोई कंपनी बनाते हैं तो उसमें जाहिर सी बात है एक्विटी इंजेक्ट करते हैं, कैपिटल उसमें इन्वेस्ट करते हैं। उस कैपिटल का इस्तेमाल अगर इन चीज़ों पे हो रहा है जो यहाँ पे लिस्ट डाउन हुई हुई हैं, तो उसकी जो भी पैसे बनते हैं, यानी जितना पैसा आपने इन कामों के लिए लगाया उस कारोबार में, तो उसका 25% जो बनता है वो आप उस वैल्यू का टैक्स, उतनी अमाउंट का टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं अंडर दिस सेक्शन। सो दिस वाज अबाउट टैक्स क्रेडिट्स। यहाँ तक आपका कोई सवाल होगा तो फिर हम व्हाट्सएप में आंसर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।